आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं का 11वां चैप्टर, जो कि है मानव शरीर और अंग संस्थान। ठीक है, देखते हैं। पिछली कक्षा में तुमने सजीवों के कुछ विशेषताएं, लक्षणों का अध्ययन किया। सजीवों के लक्षणों को प्रमुख रूप से करने वाले जीवन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जो भी सजीवों के जो लक्षण होते हैं, जो करते हैं जीवन यापन के लिए, जीवन आवश्यक मतलब जैसे खाना खाना, फिर पानी पीना, सांस लेना, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, उन प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं, जीवन प्रक्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए कई इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती है। बहुत सारी इंद्रियां सामूहिक रूप से कार्य करती है। जैसे हम खाना खाते हैं, दांत हमारा यूज़ होता है उसको चबाने के लिए, जीभ अंदर ढकेलने के लिए, फिर गर्दन से वो अंदर जाता है, फिर आंतों में जाता है, फिर आंतों में उसका मंथन होता है, फिर उस पे से निकलता। तो कितनी सारी जगह काम कर रहे हैं ना, देखो वही बात है। इन जीवन प्रक्रियाओं का भिन्न भिन्न सोपान है, अलग अलग तरीका है। सोपान मतलब तरीका। विशेष सोपान विशेष अंगों द्वारा सुचारू रूप से कार्य होते रहते हैं। मतलब अलग अलग काम अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। निश्चित कार्य सामूहिक रूप से करने वाले अंग समूह को अंग संस्थान कहते हैं। मतलब कोई भी एक, जैसे सांस लेना नाक का काम है, फेफड़ों का काम है, तो जो निश्चित काम है वो करने वाले अंगों को क्या बोलते हैं, अंग संस्थान कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन संस्थान, खाना और पचाने तक का जो रहता है वो। श्वसन संस्थान, फेफड़ा, नाक, ये सब श्वसन संस्थान में आते हैं। रक्त परिवहन रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक, पूरे शरीर में रक्त फैला हुआ है तो वो नब्स में आती है ना, नस होती है जो हमारे शरीर में, तो उसे क्या बोलते हैं, रक्त परिवहन संस्थान। तंत्रिका संस्थान, तंत्रिका होती है शरीर में जिससे हम लोग मोशन कर पाते हैं, हाथ हिला पाते, पैर हिला पाते। उत्सर्जन संस्थान, उत्सर्जन जब इंसान खाएगा पेट भर के, फिर उसके बाद उसका मंथन होता है, उसमें जो वर्ज्य पदार्थ होता है, मतलब जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होता या फिर हानिकारक होता है, उसको हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। उसे क्या होता है, उस प्रक्रिया में जो अंग का यूज होता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन संस्थान। प्रजनन संस्थान, अस्थि संस्थान, अस्थि मतलब शरीर में होती है अस्थि, पेशी संस्थान, ऐसे कई अंग संस्थान कार्यरत हैं। ये सारे अंग संस्थान जो है काम करते हैं। प्राणियों के शरीर में श्वासोच्छ्वास का कार्य करने वाले कौन से अंग हैं? मानव शरीर में सभी जीवन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की अत्यावश्यक होती है। शरीर में ऊर्जा रहनी चाहिए, तब सारे काम होते हैं। ऊर्जा कैसे मिलता है? जब हम लोग अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थ खाते हैं, पौष्टिक मतलब जो हेल्थी होता है हमारे लिए, वो खाते हैं और हमें तभी उसे प्रोटीन मिलता है और जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा निर्मित कोशिका में होती है। किस में होती है? कोशिका में, जिसके लिए कोशिका में घुलनशील अन्य घटकों को एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, तभी अपने शरीर तक पहुँचेंगे ना। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, बराबर, तो सारे अंगों में ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। यह कार्य श्वसन संस्थान और रक्त परिवहन संस्थान द्वारा किया जाता है। श्वसन संस्थान और रक्त परिवहन संस्थान क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस वो अंदर जाता है और ब्लड के साथ ही हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। कभी कभी देखो हाथ सुन्न हो जाता है, हाथ काम नहीं करता है, सुन्न हो जाता है, तो क्या होता है, या फिर अचानक दुखने लगता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे या तो रक्त और ऑक्सीजन दोनों में से कुछ तो सही प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया आगे दिए गए 3 चरणों में होती है। 3 चरण में श्वसन की प्रक्रिया होती है: बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिका श्वसन। बाह्य श्वसन, उसमें क्या आता है, निश्वास, नाक के द्वारा हवा अंदर लेना, जहाँ वह श्वसन नलिका द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है। नाक से सांस अंदर लेते हैं तो श्वसन नलिकाओं द्वारा फेफड़े तक पहुँचता है। उच्छ्वास मतलब श्वास को छोड़ देना। जो सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते टाइम क्या छोड़ते हैं, CO2, बराबर। अंतः श्वसन, शरीर की सभी कोशिकाओं और रक्त में होने वाली गैसों
से आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। रक्त में O2 कोशिका मतलब ऑक्सीजन कोशिका में जाता है तथा कोशिका में CO2 रक्त में से आता है। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो रक्त के साथ मतलब रक्त निकलता नहीं है पर जैसे रक्त पहुंचाता है ना तो रक्त लेके भी आता है बराबर। तो CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिका श्वसन। ऑक्सीजन के कारण कोशिका में ग्लूकोज जैसे घुलनशील घटकों का मंदन ज्वलन होकर ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे CO2 तथा जल वाष्प कहते हैं। निरुपयोगी पदार्थ तैयार होता है, इस प्रक्रिया को कोशिका का श्वसन कहते हैं। निर्माण समय कोशिका श्वसन ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो होता है उसको घुलनशील घटक को मंद ज्वलन होता है तो उसका फिर ऊर्जा का निर्माण होता है और फिर CO2 और जल वाष्प निरुपयोगी पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। इधर पे ये पूरा प्रक्रिया दिया है, देखो ये ऊर्जा का निर्माण हुआ और ये H2O मतलब पानी, CO2 मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O पानी जो वर्ज्य होता है वो वाला, ये ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज, ठीक है। चलते हैं आगे। श्वसन संस्थान, रचना और कार्य। नाक। श्वसन प्रक्रिया की और श्वसन संस्थान की शुरुआत नाक से होती है। नाक में स्थित बालों के और चिपे पदार्थों की सहायता से हवा छन कर अंदर जाती है। जो नाक होता है तो जो नाक में बाल होते हैं उससे क्या होता है, हवा छन के तब अंदर जाती है, ऐसे ही हवा नहीं जाती, ठीक है। ग्रसनी। ग्रसनी से आहार नाल तथा श्वसन नाल का शुरुआत होता है। श्वसन नलिका आहार के आगे होती है। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पे एक ढक्कन होता है। आहार नाल भोजन नाल के कर्ण जाते समय ढक्कन के कारण श्वसन नलिका ढक दी जाती है, जिससे श्वसन नलिका में भोजन कर्ण प्रवेश नहीं करते। अन्य समय में श्वसन नलिका खुली होती है, जिससे हवा ग्रसनी से होकर श्वसन नलिका में जाती है। इसका मतलब है जब ये ग्रसनी है ना, देखो यहाँ पे ये ग्रसनी है, तो जब भी सांस लेते हैं हम लोग ना, ये भाग को ग्रसनी बोलते हैं बराबर। जब भी सांस लेते हैं ना तो ग्रसनी खुलती है, जब खाना खाते तो ग्रसनी पर ढक्कन जैसा आवरण है वो लग जाता है, जिसकी वजह से खाना नाक में नहीं जाता। कभी कभी देखो हंसते हैं तो हंसते हुए कुछ खाते तो नाक में चला जाता है, पानी पीते हैं हंसते हुए तो देखो नाक पे लग जाता है, और होता है ना हमारे साथ, वही बात है, ठीक है। तो समझा, आगे चलता है। श्वसन नलिका। श्वसन नलिका। श्वसन नलिका की शुरुआत हिस्सा स्वर यंत्र के कारण फूला हुआ होता है। वक्ष में श्वसन नलिका दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा दाएं फेफड़े की ओर और दूसरा बाएं फेफड़े की ओर होता है, ठीक है। श्वसन नलिका में दो तरफ से डिवाइड होता है, एक दाएं तरफ वाला दाएं फेफड़े में और बाएं तरफ वाला बाएं की ओर होता है फेफड़ा। उसके बाद फेफड़े को बोलते हैं लंग्स। वक्ष की गुहा हृदय के दाएं और बाएं भाग में एक एक फेफड़ा होता है। वक्ष गुहा के बहुस्तरीय हिस्सा फेफड़ों से घिरा होने के कारण हृदय के पृष्ठभाग के द्वारा ढका हुआ था। जो हमारा फेफड़ा होता है वो दोनों तरफ से होता है, दाएं तरफ बाएं तरफ, और जो फेफड़ा जो हृदय होता है वो हृदय मतलब दिल कहाँ पे होता है, अगर देखेंगे ना तो बॉडी से एक बित्ता पूरा छोड़ो, एकदम सीधे से एक बित्ता छोड़ो, मतलब ये अपने गर्दन के एकदम बीचों बीच से एक बित्ता छोड़ के उसके बाद जो जगह आती है ना उसे थोड़ा सा और अंदर सट जाओ, यहीं पे दिल होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, वहीं जो बीच में ऐसा सकरी सा लाइन जैसा होता है ना उसके ही जस्ट बगल में ही दिल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे होता है दिल, इधर ही साइड में होता है दिल, बीचों बीच थोड़ा सा भाग इस साइड ज़्यादा होता है, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा ज़्यादा भाग होता है और राइट साइड थोड़ा कम होता है, मतलब दाएं साइड ज़्यादा होता है, बाएं साइड थोड़ा कम होता है।
प्रत्येक फेफड़े में द्विस्तरीय आवरण होता है जिसे फुफ्फुसावक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसावक कहते हैं। 2 आवरण होता है। फेफड़े में स्पंज की भांति प्रत्यक्ष होता है। स्पंज की तरह वो होता है फेफड़ा। फेफड़े छोटी छोटी कुप्पियों से बना होता है, मतलब छोटा छोटा उसमें जगह होता है, जिससे क्या होता है वो सांस को लेता है छोड़ने के लिए। फिर उसके लिए छोटे छोटे कुप्पियों जैसा होता है। उसमें दिल भी होता है ना, तो दिल ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब ब्लड क्लीन करता है अपने बॉडी का, तो फिर उसका भी यूज़ होता है। तो उसके लिए भी तो चाहिए ना आने जाने के लिए ब्लड। जिसमें वायु कोश होता है। वायु कोश के चारों ओर केश वाहिनियों का घना जाल होता है। वायु कोश के आवरण में काफ़ी छीरा होता है। इसे केश वाहिनियों का आवरण बहुत ही पतला होता है। इस पतले आवरण में गैस का आदान प्रदान आसानी से होता है। फेफड़ों में स्थित असंख्य वायु कोशों के कारण गैसों का आदान प्रदान हेतु बहुत विशिष्ट पृष्ठभाग होता है। केश वाहिनियाँ होती है, मतलब एकदम जैसे बालों की तरह बारीक 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 वो होता है। क्या कहते हैं उसको? वाहिनियाँ, मतलब ऐसे लाइन होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे बारीक बारीक एकदम बारीक बारीक। ये बारीक नहीं था, सॉरी, ये बारीक है। ऐसे बारीक 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 बहुत सारी होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आराम से गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन, वही गैस की जरूरत होती है ना हमें सांस लेने के लिए। फेफड़ों से होने वाली गैस का आदान प्रदान। फेफड़ों से होने वाली वायु के चारों ओर रक्त का परिवहन गैसों में निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। रक्त की लाल कणिकाएं मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन, यह लोह युक्त प्रोटीन है। वायु कोश में आने वाली हवाएं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित होती है। उसे CO2 तथा जल वाष्प रक्त वायु कोश में जाता है और वहाँ की हवा में घुल जाता है। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है। CO2 जल वाष्प रक्त से बाहर निकाला जाता है और उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। इसमें फेफड़ों का क्या कार्य रहता है? गैस के आदान प्रदान में। गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने में और ऑक्सीजन गैस मतलब अंदर लेने के लिए। फेफड़ों में वायु कोश के चारों ओर रक्त परिवहन होता है और गैस निरंतर हमेशा गैस आदान प्रदान होता है, मतलब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वो गैस का आदान प्रदान होता है। जो रक्त की लाल कोशिकाएं होती है मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन और लोहयुक्त प्रोटीन होते हैं। लोहयुक्त प्रोटीन मतलब आयरन उसमें रहता है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन, आयरन वाला प्रोटीन होता है। वायु कोश में आने वाली हवा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित की जाती है। जो भी हवा आती है वायु कोश में वो हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित, मतलब हीमोग्लोबिन अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। उसी समय CO2 जैसा जल वाष्प रक्त वायु कोश के बाहर आता है। जब भी वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है तो CO2 गैस है वो बाहर चला जाता है और वहाँ की हवा में घुल जाता है। जो हवा रहता है उसमें घुल जाता है। ऑक्सीजन रक्त द्वारा लिया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो रक्त ले लेता है और CO2 जल वाष्प की तरह बाहर निकाल दिया जाता है और इसे उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। मतलब जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा और वो वहाँ की हवा में घुल जाएगा और रक्त के साथ बाहर चला जाएगा बाद में और उच्छ्वास के द्वारा निकल जाएगा। मध्य पटल या श्वास पटल। पसलियों में बनने छाती के पिछड़े नीचे वाले भाग में पेशियों में बना एक पर्दा होता है। श्वास पटल क्या होता है? पसलियों से बना छाती के पिछड़े में, मतलब यहाँ पे ये छाती का पिछड़ा है, ये यहाँ पे एक पेशी बना पर्दे जैसा भाग होता है। कैसे होता है? पर्दे जैसे लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो, ये जो ये क्या है? श्वास पटल कहलाता है, ठीक है। इसे श्वास पटल कहते हैं। श्वास पटल उस उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य में होता है। इधर से इधर नीचे जाएंगे तो उदर गुहा चालू होता है और ये जो है ये वक्ष गुहा है, तो ये जो है ये मध्य में है बिल्कुल, ठीक है। पसलियों की थोड़ी ऊपर उठाने पर श्वास पटल के नीचे जाने पर दोनों क्रियाएं एक साथ होने पर फेफड़ा पर दाब कम होता है।
जब भी पसलियाँ ये जो है ना ये ऐसे ऊपर की साइड जाती है और ऊपर जाती है और श्वास पटल का नीचे जाना और फिर यही नीचे जाती है, ऊपर जाती है। हम लोग ऐसे सांस लेते देखो ऊपर नीचे होता है ना पेट में थोड़ा सा, देखो है ना, तो वो श्वास पटल करता है। तो इससे क्या होता है, फेफड़ों पर दाब कम होता है, जिससे बाहर की हवा नाक द्वारा फेफड़े में जाती है। जब भी सांस लेते तो देखो कैसे अंदर सांस लो और देखो कैसे हो रहा है ना, पेट अंदर की साइड गया, सांस छोड़ो तो पेट बाहर आता है। पेट नहीं, वो ये होता है, श्वास पटल होता है, ठीक है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। पसलियाँ अपने मूल स्थान में आने से श्वास पटल फिर से ऊपर उठ जाने पर फेफड़ा पर दाब बढ़ता है और उसमें स्थित हवा नाक से बाहर ढकेली जाती है। जब भी क्या कहते हैं वो श्वास पटल जब भी बाहर आता है तो हवा जो है वो, जब भी श्वास पटल बाहर आता है तो जो हवा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो नाक के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है, और जब भी वो अंदर साइड आता है तो नाक के द्वारा हवा अंदर खींच ली जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में होता है। श्वास पटल निरंतर ऊपर नीचे और हलचल में श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। सांस लेने और छोड़ने के लिए श्वासोच्छ्वास के लिए श्वास पटल बहुत ज़रूरी होता है, निरंतर वो ऊपर नीचे करता रहता है, बराबर। आगे चलते हैं, तो खुद भी जानते हो, पर ये नहीं पता था कौन करता है ऐसा, है ना। थोड़ा सोचिए, रक्त परिसंचरण संस्थान शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्य घटक, वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा होता है। मतलब जो भी चीज़ शरीर को आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, संप्रेरक की ज़रूरत होती है, बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी तो वो नीचे तक जाना भी तो चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो उसके लिए कौन काम करता है, रक्त परिसंचरण संस्थान काम करती है। मनुष्य में उच्च वर्गीय प्राणियों में रक्त परिसंचरण संस्थान के स्वतंत्र संस्थान होते हैं। जो उच्च वर्गीय होते हैं उनमें स्वतंत्र संस्थान होते हैं, ठीक है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्तवाहिनियाँ, केशवाहिनियों का समावेश होता है। रक्तवाहिनियाँ और केशवाहिनियाँ मतलब जो थोड़ी, उन सब का समावेश होता है। हृदय संचरण संस्थान का कार्य, ठीक है। ये डायग्राम आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से याद कर लो और इसमें से कोई भी 5 नाम याद रखो। वो 5 नाम से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे, और ये डायग्राम अगर प्रॉपर बना दिया तो थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसका, ठीक है। छाती के पिंजरे में लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। छाती के पिंजरे के मध्य भाग में हृदय होता है, देखो इधर पे होता है, यहाँ पे, ठीक, इधर हृदय होता है। वह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और बाएं ओर से थोड़ा झुका हुआ होता है। बाएं ओर थोड़ा ज़्यादा होता है दाहिनी ओर की अपेक्षा। और हमारे हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर और वजन में लगभग 360 ग्राम होता है। हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और वजन में कितना होता है, 360 ग्राम होता है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय हृदय वहर होता है, मतलब 2 तरफ से घिरा होता है हृदय आवरण। हृदय आवरण इन दोनों स्तरों में एक द्रव्य रूप पदार्थ होता है, जिसके घर्षण से धक्का से हृदय का संरक्षण होता है। द्रव्य जैसा सामान होता है, तो पानी जैसा होता है, जिससे घर्षण से हृदय का मतलब कहीं से भी हृदय पे चोट नहीं लग सकती अगर वैसा रहता है। तो इसलिए मनुष्य के हृदय एक स्नायुमय मांसमय अवयव तथा हृदय पेशी से बना होता है। हृदय किससे बना होता है, हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो वैसी ही रहने वाली है, अनैच्छिक मतलब जो बदलती रहती है। इनका संकुचन हृदय के आंतरिक और ऊर्ध्वाधर पर्दे के कारण दाएं तथा बाएं भाग के 2 भाग होते हैं। इन दोनों भागों में पुनः 2 कक्ष होता है। इस प्रकार 4 कक्ष होता है। देखो ये दाया भाग में 2 कक्ष, ये बाया भाग में 2 कक्ष, बराबर। उसके बाद ऊपरी कक्षों में अलिंद और निचले कक्षों में निलय होता है।
ये जो ऊपरी वाला कक्ष है इसमें देखो आलंद और बाएं में नीलंद होता है। ये तुमको पूरा याद करना पड़ेगा ये आंसर लिखने के लिए अगर आया तो, ठीक है। चलते हैं आगे। डायग्राम पूरा समझ लोगे ना तो अपने मन से बना के लिख सकते हो। देखो जैसे बाएं भाग में एक धमनी होती है और दाएं भाग में ऊर्ध्वाधर शिराएं होती हैं, दाहिनी धमनी होती है, दो दाहिनी और दो शिराएं होती है, बाईं ओर आलिंदन होता है, द्विपटल, ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, चलेगा अलाउ है, ठीक है। अपने मन से बना के लिख सकते हो। ये सब तो थोड़ा कॉमन पार्ट है, ये फैक्टर तुमको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद का थोड़ा तुम बना के भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलते आगे। रक्तवाहिनियाँ, संरक्षण एवं कार्य। हृदय पर निरंतर स्पंदन चलता रहता है। स्पंदन मतलब ऐसा दिल धक धक करता रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्पंदन, जिससे रक्तवाहिनियों में भी निरंतर प्रवाहित होता है, जिससे रक्त भी बराबर प्रवाहित होते रहता है। रक्त प्रवाहित होना मतलब बहना। रक्तवाहिनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। रक्तवाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। धमनी, शिरा। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में की ओर रक्त ले जाने का कार्य ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं। मतलब हृदय से धमनियाँ क्या करती है, रक्त इधर से लेके जाती है। ये अपना इधर समझो ये दिल है, मैं ऐसे बना दे रही हूँ, तुम लोग समझ जाओ वो वाला दिल, ठीक है। यहाँ से ये रक्त लेके जाती है और ये यहाँ से, यहाँ जो अपना पूरा बॉडी है, यहाँ से ये खराब रक्त लेके आती है हृदय में, इधर प्यूरिफाई करता है, फिर इस पाइप से वापस से चला जाता है शरीर में, ऐसा, ठीक। ऑक्सीजन, ये क्या है, फुसफुस धमनी को छोड़कर अन्य धमनियाँ ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित किए जाते हैं। फुसफुस धमनी को छोड़ के बाकी सब रक्त धमनियाँ क्या करती है, शरीर में रक्त और ऑक्सीजन प्रवाहित करती है। धमनियाँ शरीर की गहराई तक स्थित होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है, इनके गुहा में कपाट नहीं पाया जाता, ठीक है। इनकी गुहा में कोई कपाट नहीं, मतलब कोई भी उनकी जो वो होता है ना, भित्ति मोटी होती है। भित्ति मतलब दीवार कह सकते हैं। ये जो दीवार है ना, देखो ये इसके अपेक्षा ये मोटी है ना। शिरा, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। फुसफुसित शिरा को छोड़कर अन्य सभी शिराएं अनाक्षीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त प्रवाहित होती है। सामान्यतः शिराएं त्वचा की सतह के पास स्थित होती है। इनकी भित्ति पतली होती है और इसी प्रकार इनके गुहा भी होते हैं, ठीक है। इनका जो गुहा होता है, ये जो है ये पतला होता है, इनके अंदर गुहाएं होती हैं। ये क्या करते हैं, अनऑक्सीकृत मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ऑक्सीजन रक्त होता है वो हृदय तक पहुंचाता है। तो हृदय क्या करता है, ऑक्सीजन जो शरीर हमारा नाक के द्वारा लेता है वो हृदय के पास जाता है ना, फेफड़ों में जाता है, देखो। तो फिर वो हृदय के पास तक जाता है और उसके अंदर जो हृदय से धक 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 करता रहता है, तो वो क्या करता है, जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से तुरंत निकाल देता है और ऑक्सीजन उसके अंदर डाल के पूरे शरीर में वापस वो खून को दौड़ाने लगता है, साफ करके, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये इधर तक अभी लास्ट करते हैं, यहाँ तक केशवाहिनियाँ तक। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये देख लेना, अच्छा डायग्राम है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आ सकता है। केशवाहिनियाँ क्या होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ अधिक महीन शाखाओं में विभाजित रहती है। मतलब बहुत छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, एकदम पतली पतली, जैसे बाल होते हैं ना वैसा हो जाता है। उनका व्यास छोटा होकर भी बाल जैसी पतली दिखाई देती है, मतलब बाल की तरह पतला। ये अगर बाल है हमारा, व्यास मतलब पूरा, ये पूरी लंबाई, ये क्या होगी, व्यास, केंद्र से होके जा रही है लंबाई, तो ये व्यास हो गई, ठीक है। इतनी पतली हो जाती है कि ये महीन बाल की तरह हो जाती है। केशिका काफ़ी महीन पतली भित्ति एवं नारिकाएँ है। केशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण कोशिकाओं के बीच पदार्थ के आदान प्रदान में
आसान से होता है, मतलब उनका भित्ति जो है वो पतला है, इसीलिए जो आदान प्रदान होता है वो आराम से होता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्य घटक, संप्रेरक, जीवन सत्व कोशिकाओं में घुलती है। तो कोशिकाओं से केशिकाओं में फटाफट आदान प्रदान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, उनकी जो दीवार होती है वो भी बहुत पतली होती है। उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आते हैं और केशिका एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली धमनियां बनती हैं, जिन्हें हम शिरा कहते हैं। प्रत्येक अंगों की केशवाहिनी जाल के जैसा फैला होता है। जब भी पूरा देखो इधर केशवाहिनी है ना, ये इधर से ये देखो, ये जब भी ना सारा सब वर्ज्य पदार्थ को इकट्ठा कर लेती है ना, मतलब जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सारे पदार्थ को इकट्ठा कर लेती है, तभी एक मोटा सा आवरण बनाती है, मतलब तब मोटा कर देते तो जाके वो सीधा दिल में कनेक्ट हो जाता है। और उसके पहले से छोटा छोटा पतला 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 पूरे शरीर में फैला होता है। जब आने लगता है तो एक साथ मोटी पाइप बन के चले जाते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कैसा होता है, जैसे लाइक पाइपलाइंस देखते हो, जो एकदम बड़ा पूरे मुंबई में जहाँ से पानी आ रहा है वो एक बड़ा पाइपलाइन होगा, फिर उसे छोटे छोटे हर सेक्टर हर इलाके में वैसे पानी पानी गया हुआ है ना, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, क्या तुम जानते हो, ये ज़रूरी होता है, हम लोग बहुत बार स्किप कर देते हैं, बट ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः निरोगी मनुष्य का हृदय प्रतिदिन प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है, मतलब 72 बार धड़कता है। व्यायाम के समय काम करने से उसी प्रकार मन में निर्माण होने वाली भावनाओं के कारण हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है। मतलब जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो शरीर में ऐसा भावनाएं उत्पन्न होती है और बहुत ज़्यादा भागने से हाफने लगते हैं ये, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से दिल फटाफट 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 स्पंदन करने लगता है। स्पंदन मतलब धड़कने लगता है। उसी प्रकार ऐसा दिखाई दिया है कि मनुष्य आराम करते समय या सोते समय स्पंदन कम हो जाता है। सोते समय स्पंदन कम हो जाता है, मतलब धीरे धीरे धड़कता है। छोटे बालकों में हृदय के स्पंदन का समय अधिक होता है। छोटे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा समय के बाद उनका स्पंदन होता है। हृदय का स्पंदन होते समय 2 प्रकार की आवाज़ें आती है, जिसमें एक आवाज़ वर्धन लंब तो दूसरा आवाज़ वर्धन डंब ऐसा होता है। हृदय की प्रकृति स्पंदन को 75 मिलीलीटर रक्त आगे ढकेलता है। मतलब जब भी हम लोग हृदय जब भी स्पंदन करता है, मतलब धड़कता है, तो एक बार लम क्या हो जाता है, दूसरी बार डम की आवाज़ आती है। उसके बाद हृदय के स्पंदन में 75 मिलीलीटर, लीटर की सबसे छोटी इकाई मिलीलीटर, इतना रक्त आगे की ओर ढकेलता है, मतलब इसमें धमनियों में ढकेलता है शरीर के अंदर प्रवाह होने के लिए। ठीक है, और शिराओं से अंदर लेता है वापस से उसमें काम करने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आगे का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुलित। तो इनका व्यास इतना छोटा, व्यास क्या होता है, वृत्त के एक किनारे से वृत्त के केंद्र से होके